हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग अपना एमएमआई यानी मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और मतलब उसमें नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 5, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ स्क्रू थ्रेड एंड गेजेज। ठीक है। तो स्क्रू थ्रेड और गेजेज के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो चूंकि आप फिफ्थ सेमेस्टर में मशीन डिजाइन पढ़ के आ रहे हैं, मशीन डिजाइन, बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है ना आपको पहले से मतलब एक्सपेक्ट हम करेंगे कि आपको आनी चाहिए, आपको आ रही होंगी। ठीक है। जैसे कि स्क्रू थ्रेड क्या होता है, इसके टर्मिनोलॉजीज जो है क्या होते हैं। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप एक बार जो है नोट्स में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर पुराना मशीन डिजाइन के बुक से भी पढ़ सकते हैं। और जी जो हमसे मशीन डिजाइन पढ़े उनको बताया भी है। ठीक है। फिर भी देख लेते हैं डेफिनेशन, तो एक बार देख लेते हैं स्क्रू थ्रेड का क्या मतलब होता है। तो क्या कहा जा रहा है कि किसी कर्व सरफेस अथवा सिलेंडर, यानी कहने का मतलब एक सिलेंडर है, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर अथवा कर्व सरफेस है, उसके चारों ओर एक समान काट यानी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के बने कुंडलीदार ग्रूव यानी हेलिकल ग्रूव्स को क्या कहते हैं, स्क्रू चूड़ी यानी कि स्क्रू थ्रेड कहा जाता है। ठीक है ना। तो जो कहने का मतलब सिलेंड्रिकल पार्ट के ऊपर जो हेलिकल ग्रूव्स होते हैं, हम पढ़े भी हैं पहले, ठीक है, इसको पढ़ाए भी हैं हम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रू थ्रेड बोलते हैं, और कुछ बात है नहीं। मेनली वो ही थ्रेड है, ठीक है, जो कट रहा है, लेकिन चूंकि एक सिलिंड्रिकल पार्ट पर कट रहा है इसलिए इसको स्क्रू बोलते हैं, स्क्रू थ्रेड, मतलब स्क्रू पर कटा हुआ थ्रेड। ठीक है। स्क्रू थ्रेड मुख्यतः जो है दो कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या है, पहला कि शक्ति पारेषण यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ पावर या फिर पावर ट्रांसमिशन, और दूसरा है दो अवयवों यानी एलिमेंट्स को अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए। जैसे मशीन डिजाइन में हमने देखा ना, पावर स्क्रू वगैरह थे, तो उसमें क्या था, पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जा रहा था, हम लोग पढ़े। ठीक है। और जो है इसमें क्या है, और एक और है कि हमने नट बोल्ट का भी एग्जाम्पल देखा, तो उसमें नट बोल्ट वगैरह में क्या हो रहा है कि दो कंपोनेंट्स को क्या किया जा रहा है, टेम्पररली, ठीक है ना, यानी कि अस्थायी रूप से क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। ठीक है ना। तो इन दोनों में यूज किया जाता है इसका। तो ये हो गया स्क्रू थ्रेड का परिचय। ठीक है ना। अब उसके बाद इसके टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे आपके सामने। ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी में ये अलग अलग टाइप के थ्रेड हैं, स्क्रू थ्रेड्स हैं, जैसे नाम यहाँ पे लिखा है, आईएसओ है, एकमी है, यूनिफाइड है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड, बुट्रेस है, ठीक है, बीए है, वर्म है। तो ये आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ये आपके उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लेंगे, आप लोग नज़र दौड़ा लेंगे कि इसमें क्या क्या है। ठीक है। अगर पॉसिबल हो पाएगा तो याद कर लेंगे, नहीं पॉसिबल हो पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये पूछने वाला नहीं है, मैं भी पूछ सकता हो तो पूछ सकता हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये डेफिनेशंस जो है एक एक करके जो आप लोग पढ़े भी हैं, ठीक है, और आपको कई बार इसके बारे में बताते हुए चल रहे हैं, हम कई बार आता है तो बताते हैं। ठीक है। तो एक्सटर्नल थ्रेड क्या होता है, इंटरनल थ्रेड क्या होता है, आप जानते ही हैं। ठीक है ना। जो सरफेस के बाहर की ओर कटा होता है, ऊपर की ओर एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है। हालांकि डेफिनेशन अच्छे से याद रखिएगा। हैंड होता है, हैंड का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड होता है कि राइट हैंड होता है। ठीक है। ऐसे करके हाथ रख के हम देखते हैं, ये भी बताए थे आपको। ठीक है। इसमें अलग ही रूप फॉर्म है, ठीक है, क्रेस्ट है। ठीक है। इसके बाद मेनली इसमें हमको पिच और लीड के बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं कई बार। ठीक है, कई बार आया हुआ है। मेनली हमको मेजर डायमीटर या नॉमिनल डायमीटर का मतलब समझना है, और माइनर डायमीटर या रूट डायमीटर का मतलब समझना है। ठीक है। तो मेजर डायमीटर का मतलब सबसे बड़ा वाला जो डायमीटर होता है, और माइनर या फिर आपका जो है रूट डायमीटर जो होता है वो जो सबसे कम वाला डायमीटर होता है वो होता है ना। तो ये आप समझ सकते हैं, ये फिगर से आप समझेंगे, देखिएगा ये फिगर में क्या किया गया एक्चुअली में, ये केवल थ्रेड वाला पार्ट बनाया गया, यानी इसके नीचे यहाँ पे पूरा कंपोनेंट होगा और नीचे भी एक थ्रेड होगा। तो उसमें दिखाया गया है जो, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है आपका पिच, जहाँ पे कांटेक्ट होता है दो थ्रेड का, वो पिच पॉइंट होता है। तो यहाँ पे पिच वाला जो है ये सर्कल है, यानी पिच डायमीटर इसको बोलेंगे। और ये माइनर वाला है जो कि एकदम लेफ्ट वाले नीचे है, और ये आपका क्या है, आपका मेजर वाला है, यानी मेजर डायमीटर है। ठीक है, थ्रेड का। तो ये सब आप पहले से पढ़ चुके हैं। मेनली हमारा जो है, जो सिलेबस है, जो कुछ भी करना है वही है मेजरमेंट, क्योंकि हमको इसमें मेजरमेंट करना है। आप इंट्रोडक्शन तो पहले भी कर चुके हैं मशीन डिजाइन में भी, ठीक है ना, मशीन डिजाइन में आप इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, और इसमें भी एक बार इंट्रोडक्शन कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है।
मेनली यहाँ पे बात हमारी आती है मेजरमेंट ऑफ मेजर डायमीटर ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड, ठीक है ना। यानी कि एक्सटर्नल थ्रेड के यानी बाह्य चूड़ी के दीर्घ व्यास का मापन हम कैसे करते हैं देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो क्या लिखा गया कि बाह्य चूड़ी के क्या लिखा गया है, बाह्य चूड़ी के दीर्घ व्यास नापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है, किया जा सकता है, ठीक है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। दीर्घ व्यास यानी मेजर डायमीटर का सूक्ष्म मापन करने के लिए कोई भी रेखीय मापन यंत्र यानी कि लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि आपका एक्सटर्नल माइक्रोमीटर यानी बाह्य माइक्रोमीटर, ठीक है, कंपैरेटर अथवा स्लिप गेज का कॉम्बिनेशन, ठीक है, कंपैरेटर और स्लिप गेज का कॉम्बिनेशन तथा टूल मेकर माइक्रोस्कोप का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो कितने कितने चीजों का बात किया जा रहा है कि देखिए सिंपली तो आप वर्नियर कैलिपर्स का कहा गया मेजर डायमीटर के लिए कोई भी लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किया जाता है, सिंपली तो वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग किया जा सकता है, वर्नियर कैलिपर से भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि चूड़ियों में ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है, तो ज़्यादा एक्यूरेसी पाने के लिए आपको क्या करना होगा, माइक्रोमीटर यूज करिए, ठीक है, एक्सटर्नल माइक्रोमीटर, क्योंकि एक्सटर्नल हमको यूज एक्सटर्नल मेजरमेंट भी यहाँ पर करना है, तो एक्सटर्नल माइक्रोमीटर हो गया, ठीक है, या फिर कंपैरेटर, और क्या हो गया आप स्लिप गेज का सेट। तो कंपैरेटर और स्लिप गेज के बारे में हम लोग पहले पढ़े भी हैं। कंपैरेटर क्या होता है, कंपैरेटर आप जानते हैं कि जो है अकेले में यूज नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या करता है, कंपैरिजन करता है, तो उसके साथ साथ एक स्लिप गेज का भी यूज करना होता है मेजरमेंट को, मतलब एब्सोल्यूट मेजरमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप या टूल मेकर माइक्रोस्कोप, कहीं मेकर्स भी लिखा होता है, कहीं मेकर लिखा होता है, तो टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप या टूल मेकर माइक्रोस्कोप का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो टूल मेकर माइक्रोस्कोप आपके इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। फिर भी देखते हैं कैसे मेजरमेंट किया जाता है एक्चुअली में। ये तो हो गया, ये इंस्ट्रूमेंट यूज किए जा सकते हैं, लेकिन क्या क्या आपको लिखना है, ये सब चीजें लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो चूड़ी के दीर्घ व्यास का मापन अति परिशुद्धता के साथ करने के लिए बेंच माइक्रोमीटर का प्रयोग भी किया जाता है। कौन सा यूज किया जाता है, बेंच माइक्रोमीटर का यूज किया जाता है। तो बेंच माइक्रोमीटर में एक बड़ा माइक्रोमीटर शीर्ष, ठीक है, एक बड़ा हेड होता है, ठीक है, माइक्रोमीटर हेड या मेजरिंग हेड बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों बात एक ही यहाँ पर रहेगा, लगा रहता है, जो 0.002 mm तक का मान पढ़ सकता है। देखिए इतना कम मान पढ़ सकता है, तो कितनी ज्यादा इसकी एक्यूरेसी होगी, ठीक है। इसमें मापन की 2 एनविल होती हैं, यानी मेजरमेंट के लिए 2 एनविल होते हैं। एनविल का मतलब आप समझ ही रहे हैं, माइक्रोमीटर इतना पढ़े हैं तो इसमें एनविल पढ़ ही रहे थे, ठीक है। एक एनविल माइक्रोमीटर से जुड़ी रहती है, दूसरी क्या होती है, एनविल एक सूचक यानी इंडिकेटर से जुड़ी रहती है। सूचक द्वारा मेजरमेंट में अप्लाई किए गए प्रेशर को एक समान रखा जाता है। तो सूचक जो होता है यानी इंडिकेटर होता है, वो एक तरह से क्या करता है, मेजरमेंट में कहीं आप ज्यादा प्रेशर तो नहीं ना अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये भी ध्यान रखना है, फील जो है सही होना चाहिए, है ना। जैसे कि आप कस रहे हैं, कुछ कुछ ज्यादा ही कस दिए तो फिर मेजरमेंट में एरर आएगा ही आएगा, ठीक है। जिससे यहाँ पे लिख रहा है त्रुटि यानी एरर होने की संभावना कम रहती है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा माइक्रोमीटर है, बेंच माइक्रोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक एनविल के साथ क्या लगा हुआ है, माइक्रोमीटर लगा हुआ है, दूसरे के साथ ये सूचक लगा हुआ है जो कि प्रेशर को मेजर करेगा कि कहीं प्रेशर आपका ज्यादा तो नहीं हो रहा है, एक मतलब इफेक्टिव प्रेशर अप्लाई आप कर पाएंगे इसके माध्यम से, ठीक है। तो यह बेंच माइक्रोमीटर, और इसी यही एनविल जो है ले जाते हैं, टच कराते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये थ्रेड है, ऐसे थ्रेड होगा, तो ये थ्रेड जो होगा इसका ये मेजर वाला ये मेजर डायमीटर है, ठीक है। तो इस मेजर डायमीटर को क्या किया जाएगा, इस एंड पर इस एक को और दूसरे को दूसरे एंड पर टच कराया जाएगा, फिर जो माइक्रोमीटर में मेजरमेंट होगा ऐसे प्रेशर देख लिया जाएगा यूनिफॉर्म है कि नहीं और अच्छा है कि नहीं, और माइक्रोमीटर में जो भी रीडिंग आएगा वो पढ़ लिया जाएगा। और माइक्रोमीटर में रीडिंग करना आपको पहले सिखाए ही हैं, शुरू के चैप्टर्स में तो हम लोग यही सीखे, माइक्रोमीटर में कैसे रीडिंग लेंगे या वर्नियर कैलिपर्स में कैसे रीडिंग लेंगे, ये सारी चीजें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है
कि यह यंत्र तुलनित्र यानी कंपैरेटर की तरह कार्य करता है। ठीक है, सर्वप्रथम स्लिप गेज या मानक सिलेंडर की सहायता से सर्वप्रथम क्या किया जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया जा रहा है क्या कि पहले क्या किया जाएगा एक्चुअली में। ठीक है, डायरेक्ट आप उससे टच नहीं कराएंगे एनविल से थ्रेड को, बशर्ते क्या किया जाएगा देखेंगे ध्यान से। सर्वप्रथम स्लिप गेज या मानक सिलेंडर की सहायता से यंत्र की मापन एनविल सेट कर माइक्रोमीटर रीडिंग R1 नोट कर ली जाती है। तो हमको पता है कि देखिए एग्जैक्टली जब कोई थ्रेड बनाया जाएगा तो इसमें पता रहेगा कि 20 mm का है कि 25 mm का है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस भी होता है ना, जो 0.02 mm या इतने का। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, पहले एक स्लिप गेज से सेट कर लिया जाएगा कि हाँ 10 mm का है, तो वहां से फिर रीडिंग ले लिया जाएगा। मतलब पहले ही माइक्रोमीटर को एक स्लिप गेज के माध्यम से जो उसके आसपास का जैसे डायमेंशन मेजर कर रहा होगा, क्योंकि नियर अबाउट, क्योंकि डिजाइन में जब भी प्रोडक्शन होगा किसी का भी, नियर अबाउट तो आप गेस कर ही सकते हैं, या फिर आप स्लिप गेज से टच करा के उसके मतलब उससे आप गेस कर सकते हैं कि नियर अबाउट क्या वैल्यू होगा। तो सबसे पहले क्या करिए, माइक्रोमीटर को सेट करिए, एक स्लिप गेज के माध्यम से पहले माइक्रोमीटर को सेट कर लीजिए, एक मेजरमेंट ले लीजिए और जो रीडिंग आएगा उसको R1 कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किया जा रहा है, अब सिलेंडर के स्थान पर, सिलेंडर या फिर स्लिप गेज, ठीक है, मानक सिलेंडर यूज करते हैं या फिर एक स्लिप गेज यूज करते हैं। अब उसके स्थान पर क्या करिए, उसको हटा करके कंपोनेंट लगाकर माइक्रोमीटर रीडिंग R2 नोट कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो मेन कंपोनेंट है जिसका हमको आउटर मेजर डायमीटर मेजर करना है, उसको क्या करेंगे, लगाएंगे और जो रीडिंग आएगा उसको मान लीजिए हम R2 कहते हैं। तो यदि स्लिप गेज या मानक सिलेंडर का व्यास S है, ठीक है, यानी स्लिप गेज या मानक आपका जो स्लिप गेज या जो मेजर वो है क्या बोलते हैं मेजर सॉरी स्टैंडर्ड सिलेंडर का जो डायमीटर अगर S है, तो चूड़ी का जो आउटर डायमीटर यानी मेजर डायमीटर जो होगा वो क्या होगा, S प्लस माइनस R1 माइनस R2, यानी जो दोनों रीडिंग लिए हैं उसका अंतर कितना आया है। ठीक है, तो जो दोनों रीडिंग लिए उसका अंतर कितना आया है। ठीक है, अब अगर जो है आपका जो है पहला रीडिंग R2, दूसरा रीडिंग बड़ा रहता है, तो आपको ध्यान देना दूसरा रीडिंग बड़ा है, यानी कहने का मतलब आपका चूड़ी का डायामीटर जो आपका ओरिजिनल जो आपका स्लिप गेज का साइज कह लीजिए या सिलेंडर का जो डायामीटर है, जो मानक सिलेंडर आप यूज कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही है, तो उसके साथ क्या लेंगे, प्लस लेंगे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है कि R1 जो है ज़्यादा मिल जाता है R2 से, यानी कि पहला रीडिंग जो है वो ज़्यादा मिल जाता है, तो फिर नेगेटिव साइन लेंगे, क्योंकि आपको यहाँ से पता चल रहा है कि जो थ्रेड का मेजर डायमीटर है वो कम होने वाला है, जो आपने मानक स्लिप गेज या फिर सिलेंडर जो भी यूज किया है। ठीक है, तो इस तरह से। अब अगला देखते हैं मेजर डायमीटर ऑफ इंटरनल थ्रेड। अब इंटरनल थ्रेड का मेजरमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, मेजर डायमीटर यानी दीर्घ व्यास का आंतरिक चूड़ी, अभी तो था एक्सटर्नल का, तो आंतरिक चूड़ी में एक देखिए कास्टिंग बनाते हैं, अभी देखते हैं। तो आंतरिक चूड़ी यानी इंटरनल थ्रेड का दीर्घ व्यास का मापन करना अपने आप में एक लंबी प्रक्रिया है। लंबी है मतलब समय लगता है, लंबी कहने का मतलब यहाँ समय लगने से है। ठीक है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वप्रथम आंतरिक चूड़ी की कास्टिंग बनाई जाती है। जो इंटरनल थ्रेड है ना उसका कास्टिंग किया जाएगा, कास्ट उसका मतलब उसका शेप ना किसी चीज पर कास्ट किया जाएगा, फिर मेजरमेंट किया जाएगा, जिसके लिए क्या किया जाता है, जिसके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, क्या यूज किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, डेंटल वैक्स, ठीक है, या सल्फर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये सब चीजें क्या की जाती हैं, प्रयोग की जाती हैं। चूड़ी के मध्य कास्टिंग पदार्थ सावधानी पूर्वक त्रिज्या से थोड़ी कम गहराई तक रखा जाता है, जिससे कि उसे आसानी से निकाला जा सके। तो देखिए यहाँ पे क्या किया जाएगा, यही आपका इंटरनल थ्रेड वाला जो कंपोनेंट है, ये आपका कंपोनेंट है, ये आपका ओरिजिनल कंपोनेंट है। ठीक है, इंटरनल थ्रेड वाला, और इसमें क्या किया जाएगा, यहाँ पे दो मतलब लकड़ी से इसको रोक दिया गया, और इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें प्लास्टर वगैरह जो भी है जो उसके लिए है कास्टिंग के लिए, इसमें डाला जाएगा, और फिर जब वो
कास्ट हो जाएगा, सूख जाएगा, फिर निकाला जाएगा तो कुछ ऐसा कास्टिंग मिलेगा हमको। ठीक है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि त्रिज्या से कम डाला जा रहा है ताकि निकाला भी जा सके। देखिए ऐसे ऊपर की ओर ऐसे है, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, ये जो है आपको ऐसे थ्रेड मिल जा रहा है, उसके बाहर का शेप मिल जा रहा है, यहाँ पे थ्रेड मिल जा रहा है कास्टिंग के बाद। अब यही क्या होगा, इंटरनल डायमीटर होगा, सॉरी इंटरनल थ्रेड होगा। अब इसका मेजरमेंट क्या किया जा सकता है, आसानी से किसी भी चीज से, माइक्रोमीटर से या बेंच, जो बेंच माइक्रोमीटर है उसके माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज लिखा गया है कि निकाले गए कास्ट को किसी रेखीय मापन यंत्र से जांच लिया जाता है, यानी कि उसको माप लिया जाता है। ठीक है, अब मेजरमेंट आप देखते हैं माइनर डायमीटर ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड, यानी कि माइनर जो डायमीटर होगा किसी एक्सटर्नल थ्रेड का, उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं देखते हैं। तो कह रहे बाह्य चूड़ी के लघु व्यास का मापन के लिए माइक्रोमीटर प्रयोग किया जाता है ना। इसके लिए ऐसे माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है जिसके एनविल वी आकार के हो। ठीक है ना, मतलब वी साइज के एनविल हो, ताकि जो है जाके फंस जाए, क्योंकि जो ये आपका ना, ये आपका जो माइनर डायमीटर यहाँ से मेजर किया जाता है, तो यहाँ पे जो आपका एनविल होना चाहिए वो वी आकार का, ताकि इसमें जाके फंस जाए। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह का रहेगा। इनके प्रयोग से चूड़ी के लघु व्यास का मान यथार्थता तथा 0.01 mm तक ज्ञात किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त टूल मेकर माइक्रोस्कोप से भी चूड़ी का लघु व्यास ज्ञात किया जा सकता है। तो आप समझ रहे हैं कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फिगर बनाकर आपको दिखा देते हैं। ऐसे मान लीजिए थ्रेड होगा और ऐसे नीचे भी थ्रेड होगा, तो ऐसे इतना भयंकर नहीं होगा ऐसे थ्रेड होगा, तो यहाँ पे जो है ना, ये वी जो है, वी शेप का जो होगा आपका एक वो माइक्रोमीटर का एनविल इधर और दूसरा एनविल इधर। ठीक है, इसमें जाकर फंसना चाहिए, तभी तो आप मेजरमेंट कर पाएंगे, क्योंकि माइनर डायमीटर आपको करना है। मेजरमेंट आप माइनर डायमीटर ऑफ इंटरनल थ्रेड का करना है। तो इंटरनल, अभी तो हमने देखा एक्सटर्नल थ्रेड, इंटरनल थ्रेड का कैसे करते हैं देखिएगा ध्यान से। तो इंटरनल थ्रेड में ये ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे एक कंपोनेंट है, कौन मेजर होता है कौन माइनर होता है, ध्यान से देखिएगा। ये जो है इंटरनल थ्रेड के केस में ये आपका मेजर डायमीटर होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, और माइनर डायमीटर यहाँ से यहाँ तक होता है। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है इंटरनल थ्रेड के केस में। तो यहाँ पे लिखा क्या जा रहा है, हाँ, तो क्या कहा जा रहा है कि छोटी आंतरिक चूड़ियों का लघु व्यास ज्ञात करने के लिए, लघु मतलब माइनर डायमीटर। ठीक है, तो छोटी जो चूड़ियां हैं, मतलब छोटी छोटी जो छोटा जो साइज का है, ठीक है, थ्रेड है, उसके लिए टेपर पैरेलल्स का प्रयोग किया जाता है। यानी दो टेपर होते हैं, दो टेपर स्लाइड्स होंगे जिनको मिलाने के बाद वो पैरेलल बन जाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसा है, तो अभी देखेंगे हम लोग फिगर में, अभी समझ में आ जाएगा। उनको टेपर पैरेलल्स बोला जाता है। टेपर पैरेलल्स को एक दूसरे पर सरकाते हुए चूड़ी के भीतर समायोजित यानी एडजस्ट किया जाता है। यह समायोजन तब तक व्यवस्थित किया जाता है जब तक कि दोनों टेपर पैरेलल्स क्या ना हो जाएं। अभी देखते हैं दोनों टेपर पैरेलल, अभी फिगर जो है वापस आके दिखाते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। दोनों टेपर पैरेलल्स चूड़ी के लघु व्यास के साथ ठोस संपर्क नहीं बना लेते हैं। ठीक है, मतलब अच्छे से चूड़ी के साथ संपर्क न बना लेते हैं। अब माइक्रोमीटर की सहायता से इसी अवस्था में टेपर पैरेलल्स की मोटाई ज्ञात कर लेते हैं जो लघु व्यास की माप। तो इस चीज को देखिएगा ध्यान से कैसे होता है। यहाँ पे फिगर है, तो ये है आपके सामने। तो इसमें क्या हम बताएंगे कि यही माइनर डायमीटर होता है। तो क्या किया जाएगा, देखिए दो टेपर पैरेलल्स डाले गए हैं, दोनों देखिए टेपर हैं, और मिलने के बाद क्या हो जा रहे हैं, मतलब एडजस्ट करने के बाद पैरेलल बना रहे हैं। अब इनको क्या किया जाएगा, यहीं पे इनका मोटाई जो है, ये मोटाई किससे, माइक्रोमीटर के माध्यम से ज्ञात कर लिया जाएगा। तो हमको पता चल जाएगा ये दूरी कितना है, यही तो हमको पता करना है, तो यहाँ से पता चल गया, तो हमारा माइनर डायमीटर पता चल गया। अब बड़े के केस में क्या होता है, ऐसे रोलर और जो है, ठीक है, और एक स्लिप गेज का यूज करके किया जाता है मेजरमेंट। तो रोलर डाल दिया जाएगा, मतलब सिलेंडर टाइप, और स्लिप गेज डाल दिया जाएगा,
और उसके द्वारा जो है जो भी आपका जो है रोलर का जो भी डाया होगा अब प्लस दोनों का रोलर का डाया मान लीजिए एक दोनों बराबर रोलर रहेंगे, ये ध्यान देंगे दोनों सेम। तो मान लीजिए इसका डाया डी है तो इसका भी डाया डी होगा तो 2D, और जो स्लिप गेज का हाइट होगा h, इसके बराबर रीडिंग होगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसको ऐसे भी मेजरमेंट किया जाता है बड़े बड़े थ्रेड्स के लिए। तो वहाँ पे देखते हैं वही चीज लिखा हुआ है। बड़ी आंतरिक चूड़ी वाले कंपोनेंट्स के लघु व्यास की व्यवस्था चित्र में दिखाई गई है। ठीक है, इसमें समान व्यास के दो समान रोलर तथा स्लिप गेज की आवश्यकता पड़ती है। दोनों रोलर को चूड़ी की सतह से संपर्क कराकर उनके मध्य का गैप स्लिप गेज ब्लॉक बनाकर ज्ञात कर लिया जाता है। यदि रोलर का व्यास d तथा स्लिप गेज ब्लॉक की मोटाई h है तो आंतरिक चूड़ी का लघु व्यास क्या होगा, माइनर डायमीटर क्या होगा, देखिए 2D प्लस h होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, अब बात किया जा रहा है मेजर माइनर डायमीटर, ये तो हो गया। अब आपसे बात किया जा रहा है कि आपके सिलेबस में दिया है कि स्क्रू थ्रेड गेजेज क्या होते हैं जो कि पिच और थ्रेड एंगल मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। हालांकि स्क्रू थ्रेड गेजेज केवल पिच और थ्रेड एंगल के लिए नहीं, पूरे मतलब फॉर्म को मेजर करने के लिए या इंस्पेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये चीजें किसके लिए यूज की जाती हैं, इंस्पेक्शन फॉर्म मेजरमेंट के लिए पूरा यूज किया जाता है। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। हाँ, तो बढ़ाते हैं इसको। तो क्या कहा जा रहा है, जब बहुत अधिक मात्रा में स्क्रू थ्रेड वाले कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन किया जा रहा हो तब विभिन्न एलिमेंट्स का स्क्रू थ्रेड का मापन महंगा हो जाता है ना। मतलब बहुत ज़्यादा एलिमेंट आप बना रहे हैं और आप हर सभी को हर एक टाइप को आप मेजर कर रहे हैं, माप रहे हैं, तो मापने से क्या होगा, जो आपने मापने वाला रखा है उसको भी सैलरी देना होगा और बहुत सारी चीज़ें हैं, इसे महंगा पड़ जाता है। ठीक है ना, तो गेज स्केल रहित दृढ़ डिजाइन किए हुए गेज क्या होते हैं, ये ध्यान देना है, स्केललेस होते हैं और रिजिडली डिजाइन जो होते हैं इंस्पेक्शन टूल होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, इंस्पेक्शन टूल होते हैं। ये स्क्रू थ्रेड के फॉर्म तथा एंगल आदि को भी मापते हैं। ठीक है ना, जैसे कि पिच हो गया तथा थ्रेड एंगल इत्यादि। टेलर्स प्रिंसिपल को थ्रेड यानी चूड़ी के लिए अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो टेलर के सिद्धांत के अनुसार एक गो गेज क्या करेगा, गो गेज नो गेज टेलर का एक सिद्धांत है। ठीक है, उस पर आप अभी ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस से निकाल दिया था इसीलिए हमने कुछ ज़्यादा इस पर पढ़ा नहीं। गो गेज यानी गो गेज होता है ज्यामितीय गुणधर्मों यानी ज्योमेट्रिक फीचर्स और साइज दोनों को चेक करना चाहिए, इसीलिए यह कंप्लीट फॉर्म का होता है, मतलब कंप्लीट रूप का होता है, पूरी तरह से कंप्लीट बना होता है। ठीक है ना, हर एक चीज को ये क्या ज्योमेट्रिकल फीचर्स और साइज दोनों को मापेगा, तो गो गेज होगा। ठीक है, और नो गो गेज केवल क्या करता है, केवल एक प्रकार का वीमा यानी डायमेंशन मेजर या डायमीटर तथा इफेक्टिव डायमीटर को मापता है। मतलब नो गो गेज का मतलब है कि एक डायमेंशन मेजर करेगा और बताएगा कि ये सही है कि नहीं है, अगर नहीं है तो हटा दीजिए। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेड गेजेज तो दो तरह से होते हैं। ठीक है, एक वर्किंग गेज है, तो वर्किंग गेज क्या करता है कि ये जो होता है, जो कोई भी कंपोनेंट आप बनाए हुए हैं, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट के डायमेंशन को चेक करने के लिए किया जाता है, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। और इंस्पेक्शन गेज क्या होता है, जो वर्किंग गेज है उनको जो है चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है इंस्पेक्शन गेज। ठीक है, अब देखते हैं गियर्स पर आ जाते हैं। इसी चैप्टर में आपका है मेजरमेंट ऑफ स्पर गियर्स। ठीक है, स्पर गियर्स का मेजरमेंट, तो स्पर गियर के मेजरमेंट में सबसे पहला जो मेजरमेंट आपके सिलेबस में लिखा हुआ है वो है मेजरमेंट ऑफ गियर टूथ थिकनेस। क्या है, मेजरमेंट ऑफ गियर टूथ थिकनेस। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। मेजरमेंट ऑफ गियर टूथ थिकनेस यानी गियर दांतों की मोटाई का मापन। तो गियर दांत यानी कि गियर टूथ की मोटाई, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं गियर टूथ, आप गियर देखे हुए हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन में आपको पूरी तरह से पढ़ाया गया है। ठीक है,
और गियर टर्मिनोलॉजी भी आपको पढ़ाया गया है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि आप एक बार जो है गियर टर्मिनोलॉजीज को भी एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है भले ही आप जो है आपको डायरेक्ट सवाल न पूछे जाए, लेकिन इससे रिलेटेड कोई चीज़, मान लीजिए इसमें बहुत सारे टर्म आएंगे जो आपको जानने होंगे, ठीक है। तो हम अब फिर से गियर पढ़ाएंगे नहीं, गियर टर्मिनोलॉजी पढ़ाने की हमको ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि आप पिछले क्लास में पूरी अच्छे से पढ़ के आए हुए हैं गियर टर्मिनोलॉजी, ठीक है। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट था, पूछता भी है, ठीक है। तो गियर टर्मिनोलॉजी एक बार देख लेंगे कि पिच क्या होता है, ठीक है, और मॉड्यूल क्या होता है, ये सारे एडेंडम डिडेंडम, हालांकि जो भी टर्म आएंगे हम बताएंगे, लेकिन एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो गियर दांत यानी गियर टूथ की मोटाई, गियर टूथ का जो थिकनेस होता है, ऐसे गियर टूथ है तो उसका थिकनेस ये होता है, नॉर्मली जो होता है पिच सर्कल पर मेजर किया जाता है, ठीक है। तो मोटाई से तात्पर्य पिच वृत्त यानी कि पिच सर्कल पर दांत की चाप मोटाई से होता है, यानी कि टूथ के आर्क मोटाई से, आर्क थिकनेस से होता है। मान लीजिए ये आपका गियर टीथ है, ठीक है ना, तो आपका पिच होता है, पिच सर्कल ये है, तो पिच सर्कल का ये आर्क है ना, तो इस आर्क थिकनेस से होता है, मतलब आर्क वाला। लेकिन क्या आप मेजरमेंट में आर्क मेजर कर पाएंगे? नहीं, तो कभी मेजर नहीं होता है आर्क। क्या हमको मेजर होता है? ये डायरेक्ट जो सीधा जो डिस्टेंस है वही मेजर किया जाता है, जो कि लीनियर मेजरिंग डिवाइसेस के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। तो वही चीज देखते हैं मोटाई से होता है, इसलिए इसे पिच रेखा गियर दांत मोटाई भी कहते हैं, ठीक है। अधिकतर स्थितियों में क्या होता है, दांत की जीवा मोटाई यानी कि कॉर्डल थिकनेस ज्ञात की जाती है। जो अभी हमने बताया ना, जो सीधा मोटाई था, जो सीधा थिकनेस था, उसको कॉर्डल थिकनेस बोलते हैं, यानी जीवा मोटाई बोलते हैं, ठीक है। गियर दांत की मोटाई विभिन्न विधियों, क्या कहा जा रहा है कि गियर दांत की मोटाई विभिन्न विधियों से ज्ञात की जा सकती है। कुछ प्रमुख विधियां निम्न है। पहला देखते हैं, पहला है गियर टूथ वर्नियर, यानी गियर दांत वर्नियर के माध्यम से कैसे हम गियर टूथ थिकनेस मेजर करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा त्रिकोणमिति वगैरह का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो पढ़ते हैं, गियर दांत वर्नियर चित्र में दिखाया गया है, ठीक है, अभी दिखाएंगे हम। गियर दांत की मोटाई ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है ना, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती जाती है, इसलिए दांत की मोटाई का मापन एक निश्चित बिंदु पर करना होता है ना, एक। अतः मापन यंत्र में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि दांत की मोटाई सही बिंदु पर नापी जा सके। मतलब ये नहीं कि आप, मतलब एक सही जगह पे मेजर करना चाहिए, कि मतलब यहाँ पे हमको मेजर करना है तो वहीं पे मेजर हो, ऐसा ना कभी यहाँ पे मेजर, कभी यहाँ पे मेजर हो, कभी वहाँ। तो वो बहुत जरूरी होता है कि ऐसा हो कि जहाँ पे हमको मेजर करना है वहाँ पे दोनों उसके जो एनिमल्स होंगे या सिरे होंगे वो टच करते हों अच्छे से, है ना। तो गियर दांत वर्नियर में 2 वर्नियर स्केल बने होते हैं, ठीक है। गियर दांत वर्नियर में क्या होते हैं, 2 वर्नियर स्केल बने होते हैं। एक वर्नियर स्केल गहराई डी के लिए सेट किया जाता है। दूसरा वर्नियर स्केल की सहायता से दांत की जैविक मोटाई, मतलब जैविक नहीं बोलना चाहिए, कॉर्डल, ठीक है, कॉर्डल यानी जैविक बोल सकते हैं हिंदी में, लेकिन ये कॉर्डल है, मतलब वही कॉर्डल थिकनेस आप लिखिएगा, इंग्लिश में ज़्यादा सही रहेगा। W ज्ञात कर ली जाती है। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, तो यही है, मतलब ये डेप्थ है, इस डेप्थ पर मेजर करना है, तो एक जो होगा इस पर भी एक पैमाना होगा, ठीक है, इसको भी मेजर करने वाला, यानी कितना गहराई पर मेजर करना है। तो अभी जो गियर टूथ वर्नियर है वो ऐसे ही काम करेगा कि ये जो गहराई है ना उसको मेजर करेगा, ठीक है, ठीक से, और ये विड्थ है उसको भी। तो दो उस पर देखेंगे वर्नियर पैमाने लगे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर देख रहे हैं आप, यही विड्थ हमको मेजर करना है यहाँ से यहाँ तक, ये W है, और ये डेप्थ भी मेजर करना है। इसके लिए फार्मूला हम लोग डेराइव करेंगे, देखिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे गियर टूथ वर्नियर का भी फिगर देख लेते हैं। तो यहाँ आपके सामने ये गियर टूथ वर्नियर का फिगर है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा गियर टूथ वर्नियर। तो देखिए ये जो है ऊपर जो है गहराई को ठीक से रखने के लिए है, और ये जो है आपका क्या है, थिकनेस को मेजर करने के लिए, और यहाँ पे दांता दिखाया गया है, ठीक है। तो ये फिगर आप ऐसे बनाएंगे एग्जाम में।
कोई जरूरी नहीं एग्जैक्ट ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन लाइन डायग्राम आप चाहें तो गूगल पे सर्च करके हर फिगर का लाइन डायग्राम ऐसे नाम लिखिए और उसका बोलिए लाइन डायग्राम। मतलब जैसे गियर टूथ वर्नियर है तो आप गूगल पे सर्च करिए, ऐसे लिखिए गूगल पर गियर टूथ वर्नियर लाइन डायग्राम। अब ये ध्यान दीजिएगा कि उस लाइन डायग्राम में इतना भी इजी न हो जाए कि जो मेन मेन पॉइंट्स हैं इसके वो छूट जाएं, कोई भी मेन फिगर के। ये ध्यान में रखते हुए वही लाइन डायग्राम चूज करिए, क्योंकि आपको बहुत सारे लाइन डायग्राम मिलेंगे। अब इसमें ऐसा नहीं कि इजी वाला आप चूज कर लीजिए, इजी वाला चूज मत कीजिए, आप ऐसा चूज करिए कि जिसमें सारे चीजें दिखाई गई हों। ठीक है, लाइन डायग्राम तो हो लेकिन सारी चीजें दिखाई गई। तो अब देखते हैं कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो कह रहा है चित्र 1 के अनुसार, तो उस चित्र को हम चाहे तो यहाँ पर भी बना सकते हैं। चलिए चित्र पर बार बार मुझे जाना होगा। तो चित्र एक के अनुसार जो चित्र पहला है, पहला जो वाला जो चित्र है उसके अनुसार एंगल ए और डी क्या है 360 डिग्री अपॉन 40 होगा, और जिसको हम मान लेते हैं थीटा है। तो अभी देखते हैं, फिगर में जाते हैं। ठीक है, आपको दिखाते हैं। तो ये है आपका फिगर, इसको छोटा मुझे करना पड़ेगा। हाँ, इतना छोटा काम चल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो ये हमारा एंगल थीटा है, एंगल हमारा थीटा है, और यही एंगल क्या है ए ओ डी है। अब ये क्यों कह रहा है कि 360 डिग्री अपॉन 40 है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है? तो हम जानते हैं कि देखिए एक कितने, अगर n नंबर ऑफ टीथ हो तो हर एक टीथ के बाद उतने ही बराबर की गैपिंग भी तो होती है। यानी कहने का मतलब अगर आप निकालना चाहते हैं केवल ये एंगल, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर ये एंगल मतलब टोटल एंगल 360 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ तक एंगल का क्या होगा, आपको टी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक एंगल मेजर करने के लिए आप 2t से करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो है टी और टी दोनों है। मतलब आधा आधा करने का मतलब ये टूथ का थिकनेस नंबर ऑफ टीथ है, अगर इतना है तो आप डबल नंबर ऑफ टीथ मानेंगे कि नहीं? क्योंकि आप समझिएगा ध्यान से, जितने दांते हैं उतने गैपिंग भी हैं। तो अगर 20 दांते मिला के 360 डिग्री एंगल बन रहा है तो इसका मतलब 20 गैपिंग भी होगा उसमें ना। यानी दांते को 2 से गुणा करने के बाद आपको पता चलेगा कि एक दांते का जो है स्पेसिंग में एंगल कितना बनेगा, क्योंकि टोटल सरकमफेरेंस का आपको पता है 360 डिग्री, तो 2t से भाग देंगे तो ये हो जाएगा। और साथ ही साथ 4 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये थीटा है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक t होता है। ठीक है ना, तो उसका आधा ही ले रहे हैं, तो फिर से दुगुना करने के लिए क्या कर देंगे, आधा करने के लिए 2 से और नीचे करेंगे तो और आधा करने पर 4 हो जाएगा। तो इसलिए इस थीटा का मान 360 डिग्री अपॉन 40 लिया गया। ठीक है, अब देखिएगा फिगर, अब फिर देखते हैं, आते हैं सवाल पे क्या लिखा जा रहा है। अब फिर लिखा जा रहा है जहां टी गियर दांतों की संख्या है, नंबर ऑफ टीथ है, ये तो हम जान रहे हैं, पहले ही बताएं आपको। अब डब्ल्यू क्या है, ए बी डब्ल्यू बराबर यानी विड्थ बराबर ए बी इंटू 2AD है। ठीक है, और डब्ल्यू बराबर 2 इंटू ओ ए इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब इस चीज को आप को फिगर में फिर दिखाना होगा। ठीक है, एडी का मान, तो ये हमारे पास ए बी, यहां से यहां तक हमारा क्या है ए बी। ए बी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और ए बी ही डब्ल्यू है यानी विड्थ है, उसको लिख सकते हैं आधा बांट के इसको 2 इंटू ए डी। लेकिन इस एडी को इस त्रिभुज में जाके हम कह सकते हैं, क्योंकि ये हमको पता है ये जो होता है ये क्या होता है, पिच सर्कल रेडियस है। ये ओ से लेकर के यहाँ तक क्या है, पिच सर्कल रेडियस है। तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस समकोण त्रिभुज में आप क्या कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर, थीटा के लिए लंब यह है एडी बटे कर्ण, कर्ण यह तिरछी लाइन जो कि आर है। ठीक है, तो यहाँ से AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच सर्कल रेडियस, यानी कि आपका वृत्ति पिच त्रिज्या क्या है। ठीक है, तो AD बराबर क्या हो गया, आर साइन थीटा हो गया, और AB फिर क्या हो जाएगा, दोगुना है, तो इसमें 2 से गुणा करा गया होगा, तो 2R इंटू यहाँ पे साइन
इसको लिखा गया होगा 360/4t, और 4 से अब गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 2r साइन 90/t हो जाएगा। यानी कि फाइनली क्या बन रहा है आपका, जो ए बी जो मिल रहा है, ए बी यानी कि विड्थ डब्ल्यू जो मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 2r साइन 90/t। लेकिन अभी और सॉल्व किया जाएगा। आर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आर जो होगा उसको मॉड्यूल के टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड्यूल जो होता है किसी भी गियर के लिए वो सबसे परफेक्ट चीज होता है ना। तो इसको हम लोग मॉड्यूल के टर्म में लिख सकते हैं। तो मॉड्यूल बराबर क्या होता है, पिच सर्कल डायामीटर अपॉन नंबर ऑफ टीथ, है ना। तो ये पिच सर्कल डायामीटर है, तो पिच सर्कल रेडियस फिर क्या होगा, 2r। देखिए एक सर्कुलर पिच होता है और एक पिच सर्कल डायमीटर अलग होता है। सर्कुलर पिच पी जो होता है वो क्या होता है, किसी भी एक पॉइंट से उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स की मतलब दूरी होती है, ये होता है। लेकिन ये मतलब यहाँ से और नेक्स्ट दाता का जो यही वाला पॉइंट होगा वो सर्कुलर पिच होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो 2r/t हो जाएगा। तो r इज टू हम क्या लिख सकते हैं, mt/2 लिख सकते हैं। r इज एम, यहाँ पे m में गुणा कर दिया t से और 2 से भाग कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 × mt/2 साइन 90°/t। ठीक है, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो mt साइन 90°/t। ये जो होता है आपका क्या होता है, थिकनेस होता है, w होता है। लेकिन गहराई भी ज्ञात करना है, कितने डेप्थ तक है, तो वो भी हम निकाल लेंगे, अभी आगे हम देखते हैं। पहले इसको आपको कंफर्म करा देते हैं इसमें डेरिवेशन से। तो देख रहे हैं वही चीज मॉड्यूल लिखा गया, मॉड्यूल m बराबर जो होता है d/t होता है, तो 2r, r जो हो गया इतना हो गया, तो mt। तो ये हो गया w, यानी विड्थ हो गया हमारा, विड्थ निकल गया। क्या निकल गया, इसको और बड़ा कर दें तो विड्थ हमारा मिल गया। अब जो है आपको एक और चीज बताते हैं, जो कि ऊपर ही करके हम बता ही देते हैं, ठीक है, कॉर्डिनल थिकनेस वगैरह। तो एडेंडम वगैरह का यूज करके हम ऊपर वाला थिकनेस भी निकाल सकते हैं, सॉरी डेप्थ। अब हमको क्या निकालना है, कितने गहराई पर है, ये डी भी निकालना है, डी भी निकालना जरूरी है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पिच के जो ऊपर का जो ऊपर का हिस्सा होता है, ठीक है, उसको हम एडेंडम बोलते हैं। तो एडेंडम मॉड्यूल के बराबर होता है, तो m प्लस, आप इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे चीज को ध्यान से देखिएगा, हमको क्या बस ये डेप्थ लिखना है ना, तो इस डेप्थ को आप ऐसे लिख सकते हैं, पूरा यहां से यहां तक ओसी हो गया, ठीक है। तो यहां से यहां तक ओसी जो हो गया आपका वो हो गया r+m। क्या हो गया, r+m, ठीक है। ओसी जो जो हो गया यानी कि r+m, m मतलब हो गया एडेंडम। एडेंडम जो होता है मॉड्यूल के बराबर होता है, हम लोग पढ़े हुए। तो ओसी जो हो गया r+m हो गया। अब जब ओडी अगर माइनस कर देंगे या ओई माइनस कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। तो फिर क्या कर देंगे, आर को माइनस कर देते। ये तो गड़बड़ हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा, ठीक है। देखते हैं अभी। चलिए इसमें आते हैं, यहाँ पे मुझे कुछ भूल रहा है। तो हमको क्या निकालना, ओ सी r+m होगा, ठीक है। हाँ ये तो सही तो है, r+m होगा। और ओडी को क्या करना है, ओडी को क्या कर देना है, माइनस कर देना ओसी में से। तो ठीक तो था, ओडी जो है ओसी में से माइनस कर देना है। और ओडी को हम क्या लिख सकते हैं, ओडी अभी हमने क्या निकाला है, mt/2 cos 90° प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। मतलब इसको चेंज करना पूरी तरह से। देखिएगा तो ओसी तो हो गया r+m, ठीक है। और r+m को फिर से ये लिखा, मतलब बढ़ाते जा रहा है, लिखते हुए जा रहा है, उसको चेंज भी कर दीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग चेंज भी कर देते हैं, क्योंकि फार्मूला यहाँ पे बनाना है। तो देखिए ओसी को हम लिखे r+m, तो यहाँ से ओसी बराबर हो गया, r जो हो गया mt/2 था प्लस m हो गया, ठीक है। अब ओडी को क्या किया जा रहा है, ओडी तो है लेकिन ओडी एग्जैक्टली r के बराबर नहीं है। हाँ ये चीज सही है कि
जो OC होगा वो R+M होगा, लेकिन OD जो होगा वो OE के बराबर थोड़ी R के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा, थोड़ा सा देखिए R के वजह से छूट रहा है। लेकिन OD को हम निकाल सकते हैं कैसे? OD जो है देखिए इस कोण थीटा के लिए क्या बन रहा है? आधार का काम कर रहा है। इस कोण थीटा के लिए ये आधार का काम कर रहा है, तो यानी cos थीटा मिल जाएगा हमको। कहने का मतलब R cos वही चीज 90/t होगा, क्योंकि थीटा 90°/t ही निकला था, जो फाइनल आंसर आया था हमारा, फाइनल आंसर करके, है ना। तो यहाँ से देखते हैं R के जगह फिर से वही mt/2 लिख सकते हैं हम, और cos क्या हो गया ये 90°/t। फिर क्या करेंगे? इसमें से इस चीज को माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद, कॉमन करने के बाद ये आंसर आ रहा है आपका, माइनस करने के बाद, ठीक है। और जो है इसमें से mt/2 कॉमन कर लिया गया है, जब इसको बढ़ा देते हैं, जब आपका क्या कॉमन कर लिया गया है? mt/2 कॉमन कर लिया गया है, तो क्या बचा? यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे एक्स्ट्रा t/2 था नहीं, तो उल्टा 2/t आ जाएगा, और माइनस में यहाँ cos 90°/t मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया टूथ थिकनेस मेजरमेंट का एक तरीका, ठीक है। अब दूसरे तरीकों को नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी इसको यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अगला तरीका देखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो है इस चैप्टर को एंड करते हैं। थैंक यू।